ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे पढ़े ही होंगे, सर्वांग सम। देखते हैं कि यहाँ कैसा होता है हर तरह से इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन लेके शुरू हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स बी of order n is congruent to a square matrix A of order n if there exists a non-singular matrix P of order n such that B equals to P transpose AP. सिमिलर में क्या था, B बराबर P इनवर्स AP। यहाँ पे क्या है, B बराबर P ट्रांसपोज AP। ठीक है ना। The relation congruence of matrices over set of all the square matrices of order n is equivalence relation। कॉन्ग्रुएंट को ही थोड़ा सा और लच्छेदार बोल के कॉन्ग्रुएंट समझ रहे हैं ना। इक्विवेलेंस रिलेशन एक बार पहले भी आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। If E is any matrix of order n, then A is equal to identity का ट्रांसपोज A identity, because identity का ट्रांसपोज is identity और उससे प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर सेम रहेगा मैट्रिक्स। सो A is congruent to A। अच्छा, congruent का नोटेशन हम ग्रांटेड ले लिए हैं, चलेगा ना। इट मे बी डिनोटेड बाई, वो तो छोटे क्लास से कितना बार आप लिखे होंगे congruent मैट्रिक्स, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया, हो गया ना। सिमेट्रिक, ठीक है ना। B is congruent to A implies there exists non-singular matrix P such that
B equals to P transpose AP. ठीक है ना? Pre multiplying both side by P transpose का inverse and post multiplying by P inverse. This will become A. कोई तकलीफ? और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि P ट्रांसपोज का इनवर्स इज ऑल्सो P इनवर्स का ट्रांसपोज। और ये तो बोलेंगे भी नहीं कि P इनवर्टिबल है तो P इनवर्स भी इनवर्टिबल है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स भी है। So this implies A is congruent to B. Comfortable? सर एक बार स्लाइड ऊपर कीजिएगा। प्रूफ ना कि स्टेटमेंट भी दिखाया। The relation congruence of matrices over set of all square matrices of order n is equivalence relation। ठीक है ना, जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर n के हैं सबके ऊपर ये रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो रिलेशन कॉन्ग्रुएंट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में वो खुद के कॉन्ग्रुएंट बने, सिमेट्रिक में बी कॉन्ग्रुएंट टू ए इंप्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, ट्रांजिटिव में ए कॉन्ग्रुएंट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू सी इंप्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट टू सी। हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो हमने क्या साबित कर दिया? बी कॉन्ग्रुएंट टू ए इंप्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। बाकी ये सारा कुछ बेसिक में आप कर चुके हैं कि बी ट्रांसपोज का इनवर्स, बी इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। ट्रांजिटिव को A is congruent to B and B is congruent to C implies there exist non-singular matrices P and Q such that सिमेट्री के बाद आप किसी को किसी के कन्ग्रुएंट लिख दीजिए चलेगा, क्योंकि ये कन्ग्रुएंट टू बी बोलना या बी कन्ग्रुएंट टू ए बोलना एक ही बात। कंफर्टेबल? B is equal to P transpose AP and C equals to Q transpose PQ। So C is equal to Q transpose और B की जगह क्या लिख दो? P transpose AP Q, which is PQ transpose। रिवर्सल लॉ बताएंगे ट्रांसपोज का। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि P और Q अगर इन्वर्टिबल है तो उसका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है ना? And this implies C is congruent to A, which also implies by symmetry A is congruent to C. So relation is transitive। हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन एक बहुत जबरदस्त चीज है। वो रिलेशन जिस सेट के ऊपर लगता है उस सेट को डिसजॉइंट क्लासेस में पार्टीशन कर देता है। हम आपको सिमिलर में भी एक बात पूछे थे कि जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, इसको पता है कि नहीं? ठीक है ना? नहीं तो वो सब मिसलेनियस में क्वेश्चन करेंगे कि जहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है वहां मैं कैसा कैसा क्वेश्चन दे सकता हूँ। तो आज इसका फायदा क्या हो गया ना तीनों? कल को अगर ए कन्ग्रुएंट टू एनी मैट्रिक्स डी और बी इज ऑल्सो कन्ग्रुएंट टू सेम मैट्रिक्स डी, ए कन्ग्रुएंट टू डी, डी कन्ग्रुएंट टू बी इंप्लाइज ए इज कन्ग्रुएंट टू बी। ये मुझे करने की इसमें नौबत आएगी, आप मौका देंगे ना? ये है इक्विवेलेंस रिलेशन का फायदा। लिखिए दें क्या? नोट, a matrix
congruent to a symmetric matrix is again a symmetric matrix. जो भी मैट्रिक्स किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंग्रुएंट होगा वो खुद भी सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स में कर चुके हैं, फिर भी प्रूफ, और यहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भरपूर प्रशंसा होगी। इफ बी इज congruent to a symmetric matrix A, ठीक है ना, then there exist non-singular matrices, matrix P such that B equals to P transpose AP। और किसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर साबित करना हो तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर साबित कर दीजिए। ये सब क्या सिखाएं? सो दिस इंप्लाइज, एक लाइन छोड़कर, taking transpose of both side P transpose A transpose, and what is A transpose? A, and this is further B. B transpose barabar B implies B is symmetric. आज के बाद जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कन्ग्रुएंट होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का तो फेमस है नोट, लेकिन इसमें नाम कमाल लेता है इसलिए सिमेट्रिक भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एवरी मैट्रिक्स, इसको नोट नहीं लिखवा रहे हैं, एवरी मैट्रिक्स congruent to a skew symmetric matrix is again a skew symmetric matrix. True or false? Solution: E is a skew symmetric matrix and B is congruent to A implies, हालांकि ऊपर का प्रूफ अगर देखें तो तुरंत लिख सकते थे, implies there exists non-singular matrix P such that B equals to P transpose AP। ठीक है ना, and taking transpose of both side, पहले खूब डैश लिखे ट्रांसपोज का, खूब टी लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, चलेगा, सारा नोटेशन रहना चाहिए ठीक ठाक। By reversal law of transpose, it is P transpose A transpose P. And what is A transpose? Minus A. That is negative of P transpose AP.
और इसका दूसरा नाम, this is B, so it is minus B. B transpose minus B means it is skew symmetric. Answer is true. एक और क्वेश्चन, congruent matrices are of same rank. True or false? अरे सर स्टेटमेंट टेस्ट को हम लोग मजे में करेंगे कि ठीक है ना? A is congruent to B implies there exists non-similar matrix P such that B equals to, so this implies rank of B is equal to rank of P transpose AP, and that is rank of AP, which is rank of A. पूछिए क्यों? नॉन सिमिलर मैट्रिक्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर रैंक अनचेंज्ड, तो congruent matrices are of same rank.